महाशिवरात्रि के अवकाश के बाद फिर शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र। तृतीय अनुपूरक बजट सदन में होगा पेश। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का सरकार देगी जवाब। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी का गठन। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा होंगे उपाध्यक्ष। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन समेत अन्य विधायक शामिल। झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी बोले, राज्य सरकार योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ, विफलताओं को केंद्र पर डालने का लगाया आरोप। और तेलंगाना में आयोजित ऑल इंडिया इंटर एनआईटी योग प्रतियोगिता में एनआईटी जमशेदपुर का शानदार प्रदर्शन। लड़कियां रही अव्वल, लड़कों की टीम को मिला दूसरा स्थान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का बजट सत्र महाशिवरात्रि के अवकाश के बाद आज से फिर शुरू हुआ। सदन में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को इस पर चर्चा हुई थी। आज सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष रखा जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आगामी 3 मार्च को विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 20 बैठकें होनी हैं। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी का गठन किया गया है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस सिलसिले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 19 सदस्यीय टीएसी में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन समेत अन्य विधायक भी शामिल किए गए हैं। साथ ही 2 मनोनीत सदस्य भी होंगे। मार्च में टीएसी की पहली बैठक होगी, जिसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ है। जमशेदपुर में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ है और अपनी विफलताओं को केंद्र पर डालना चाहती है। श्री रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। उन्होंने बताया कि राज्यों को केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ 50 साल के लिए बिना किसी सूद के दे रही है। झारखंड सरकार इसका लाभ ले सकती है। झारखंड के बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो दुनिया में एक ऐसा प्रांत है जो खनिज के मामले में, खनिज तो पूरे भारतवर्ष में है दुनिया, लेकिन इतने भिन्न प्रकार के मिनरल वेल्थ एक छोटे से दायरे में हो, वो दुनिया में अकेला लोकेशन है। उन्होंने झारखंड में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर भी चिंता व्यक्त की और बताया कि राज्य में मात्र 54.65% ही जल नल के माध्यम से घरों तक पहुंचा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड सरकार अपना अंशदान देकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचा सकती है। पिछले 30 वर्षों में आउटर रिंग रोड का जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन है वो 40 लाख करोड़ का है और उसको बनाने में 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये है विजन। श्री रूडी ने केंद्रीय बजट की चर्चा करते हुए बताया कि इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे झारखंड के किसान और आम लोग भी लाभान्वित होंगे। झारखंड में कृषि विकास की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर भी केंद्र सरकार का खास ध्यान है। अकेला झारखंड ऐसा राज्य है, आप उससे पूछेंगे तो मुझे वक्त लग जाएगा, जो अकेले पूरे भारत का इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है। चैम्बर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में श्री रूडी ने कहा कि लौह नगरी में हवाई अड्डा बनना चाहिए। राज्य सरकार की सहमति और जमीन देने पर यह काम केंद्र सरकार तुरंत करेगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कई अन्य विषयों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। इस योजना के तहत लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ दिया जाना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारत आदिवासी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पेसा कानून 1996 को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर पा रही है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि पेसा कानून के बने लगभग 30 वर्ष हो गए, लेकिन कानून नहीं बनने के अभाव में प्रदेश में आदिवासियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। कि पेशा कानून अभी तक सरकार का बयान नहीं आ रहा है, चुप्पी साधे हुए उसमें बहुत सारी जो नियमावली बनाया जा रहा है उससे विसंगतियां हैं। जैसे ग्राम सभा में जमीन के मसले पर स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसका हम लोग का डिमांड है कि ग्राम सभा में ही जमीन वापसी, जमीन लूट का रोकने के लिए। जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर मामले में गिरिडीह के 10 शिक्षकों को शो कॉज जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन शिक्षकों पर प्रश्न पत्रों को वज्रगृह में भंडारण का दायित्व दिया गया था। इसके बावजूद प्रश्न पत्र की चोरी कर ली गई। जिला कोषागार पदाधिकारी ने यह स्पष्टीकरण उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर मांगा है। इधर कोडरमा पुलिस द्वारा उस दंडाधिकारी और केंद्र अधीक्षक को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने प्रश्न पत्र लेते समय सील की जांच नहीं की, जो पहले से कटा हुआ था। वहीं पुलिस ने बरामद प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर के आधार पर उस पैकेट को खोज निकाला है जिससे प्रश्न पत्र लीक हुआ था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की वर्तमान वेबसाइट बंद होने जा रही है। इसकी जगह कल से आयोग की नई वेबसाइट लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस संबंध में जेएसएससी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत देश में लगातार पहल हो रही हैं। इस सिलसिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा EMRS स्कूलों में 700 पोषण वाटिका बनाने का लक्ष्य है। इस पोषण वाटिका से छात्रों को प्रकृति के साथ स्वस्थ जीवन से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ का कल समापन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका औपचारिक समापन करेंगे। 40 दिन तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास रचे गए। महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़ों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टर्स में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर पक्के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 31 पॉन्टून ब्रिज, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय, 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन के लिए 7,000 करोड़ और केंद्र सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य कई वैश्विक हस्तियों ने भी भाग लिया था।
प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए भी रिसर्च का विषय बन गया है। आज अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो देश का नया भविष्य लिखने जा रही है। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रयागराज और अन्य स्टेशनों का दौरा कर रेल कर्मियों और आरपीएफ तथा जीपीएफ के जवानों से मुलाकात कर महाकुंभ के दौरान बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सबों का आभार जताया। महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन सहित कई स्टेशनों का दौरा किया। प्रयागराज जंक्शन पर उन्होंने आरपीएफ, जीआरपी के जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मुलाकात की और सबको सफल संचालन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और बधाई दी। उन्होंने बताया कि रेलवे ने 13,000 ट्रेन चलाने का निश्चय किया था, लेकिन 16,000 ट्रेन चलाई गई। करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की है। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है। भगवान राम के यज्ञ में वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने प्रयागराज आने वाले लोगों को श्रद्धालु मानकर सेवा भाव से कार्य किया है। स्टेशन पे पैसेंजर्स आए, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखे। हमने एक ध्यान रखिएगा आप, मोदी जी ने हमेशा एक चीज हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है। हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं, उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो ऐसा सोचना है। ऐसा हमको मोदी जी ने सिखाया। रेलवे के विभिन्न विभागों की प्रशंसा करते हुए रेल मंत्री ने 10 में से 20 नंबर देने की बात की। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन लंबे समय तक अपने भव्य और दिव्य आयोजन के लिए याद रखा जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ, उसी भव्यता के साथ समाप्त भी हुआ। दिव्य भव्य महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन इसकी चर्चा लंबे समय तक जारी रहेगी। चर्चा आयोजन की होगी, चर्चा व्यवस्था की होगी, इसके साथ ही चर्चा अर्थव्यवस्था की भी होगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान कई व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिला। छोटी मोटी चीजें बेचने वालों ने भी बम्पर कमाई की। जिस जगह पर करोड़ों श्रद्धालु जुटे, जाहिर है वहां खरीदारी भी खूब हुई। जबलपुर से अपने पूरे परिवार के साथ आई 15 वर्षीय सेवा ने रुद्राक्ष की माला बेचकर अपनी आर्थिक हालत में सुधार किया। ज्यादा भीड़ आती है तो 10-15-20 हजार मिल जाता है और अभी तो 5-6 हजार मिल जाता है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो ज्यादा भीड़ आती है तो कितनी आमदनी हो जा रही है आपकी? 10-15-20 हजार मिल जाता है। तो जो आमदनी हुई है, इससे आप क्या प्लान है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे जाके। पढ़ाई करेंगे जाके। कुछ ऐसा ही अनुभव 22 वर्षीय नीरज का भी रहा। त्रिवेणी संगम तट पर चाय बेचकर अच्छी खासी कमाई की, जिसका इस्तेमाल आगे की पढ़ाई के लिए करेंगे। नीरज और सेवा जैसे कई लोगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कभी न भूलने वाला रहेगा। महाकुंभ के दौरान करीब 15,000 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। खाने पीने की चीजें हों या पूजा पाठ की, लोगों ने खूब खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1200 करोड़ से ज्यादा स्थानीय राजस्व में इजाफा हुआ। महाकुंभ से न सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में वृद्धि हुई, बल्कि प्रयागराज की तस्वीर भी बदल गई। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण एवं सुधार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिसका लंबे समय तक प्रयागराज को लाभ होगा। 4,000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख तंबू, 30 पॉन्टून पुल और 400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें नए फ्लाईओवर, अंडरपास,
नए कॉरिडोर, नए घाट का निर्माण, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण आदि पर अधिक खर्च हुआ। 66 करोड़ से अधिक संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी, वहीं अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्ट दिया है। कमाई के आंकड़ों पर शोध जारी रहेगा। अक्षय डोंगरे, प्रयागराज, डीडी न्यूज। देवघर में महाशिवरात्रि महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बाबा नगरी में पारंपरिक तरीके से शिव बारात निकाली गई। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सभी के सहयोग से आस्था के इस केंद्र को और आगे ले जाएंगे। शिवरात्रि के इस महापर्व के शुभ अवसर पर मेरी ओर से झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रांची में भी श्री श्री शिव बारात आयोजन समिति इंद्रपुरी की ओर से काफी मनोरम और आकर्षक शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई। शिव बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। शिव बारात का शुभारंभ शिव पार्वती की आरती के साथ हुआ। बारात में शामिल लोग बाराती के रूप में पगड़ी पहने नजर आए। वहीं बाबा भोले के संगी साथी भूत प्रेत बैताल के प्रारूप में भी कलाकार नाचते थिरकते और धार्मिक भजनों पर झूमते नजर आए। शिव बारात में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत कई श्रद्धालु शामिल हुए। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ सनातन फैला है, सनातनी निवास करते हैं, वहाँ घर घर में मनाया जा रहा है। और शिव जैसा महादेव, देवों के देव महादेव की आराधना हर सनातनी करता है। और सच में आज जो है शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। 4 धाम की यात्रा के लिए इस वर्ष पंजीकरण 11 मार्च से शुरू होने जा रहा है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। की तिथि के साथ ही समय भी घोषित किया गया। इसके लिए केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग भी ऊखीमठ पहुंच गए थे। पुजारी शिवशंकर लिंग, बागेश लिंग और गंगाधर लिंग ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना शुरू हुई। बाबा केदार को बालभोग महाभोग लगाते हुए आरती की गई। इसके बाद रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाने की तिथि घोषित की गई। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में इंग्लैंड को हराकर अफगानिस्तान ने कल बड़ा उलटफेर कर दिया। लाहौर में खेले गए एक मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। अफगानिस्तान अगर अपने अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो वह 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हराया। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई। अफगानिस्तान की उम्मीद अभी भी गायब। महिला प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच महिला प्रीमियर लीग का 11वां मैच खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुना अवार्डी मुक्केबाज सरिता देवी ने प्रधानमंत्री की मोटापे के खिलाफ लड़ाई की पहल का किया समर्थन। तेलंगाना में आयोजित ऑल इंडिया इंटर एनआईटी योग प्रतियोगिता में जमशेदपुर एनआईटी की टीम ने जीत का परचम लहराया है। बालिका वर्ग में योग टीम को जहां प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं छात्रों की टीम दूसरे स्थान पर रही। Participated in All India NIT tournament. Good evening, Director sir. Can we also perform here? Yeah, here, and the second time.
कि सिर्फ योगा हमें कंपटीशन के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें योगा को डे टू डे लाइफ का एक रूटीन बनाना चाहिए। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले तो हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हमारा माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग पढ़ पाएँ, और NIT जैसे जगह पे आना बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। तो अगर कोई भी इस ये अचीव करना चाहता है तो उसको स्पेशली अपने माइंड को सबसे पहले स्टेबल करना होगा। तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही मिला है, और ऑल ओवर इंडिया से 14 NITs आया था पार्टिसिपेट करने के लिए। सब NIT अपना अपना परफॉर्मेंस दिए थे, लेकिन उसमें जो टेक्निकली या टैक्टिकली कुछ चीज़ होता है जो मेरे बच्चों के अंदर ही है, जो दूसरे NIT के पास नहीं हो पाया, इसलिए वो पोजीशन इजीली अचीव कर पाए। With their support, our NIT Jamshedpur Yoga team achieved a great success in All India NIT held at NIT Warangal. Our girls team secured the first position and boys team secured the second position in All India and NIT held at NIT Warangal. और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सत्ताईस फरवरी साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मे आजाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। वो चंद्रशेखर आजाद ही थे जिनके सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आज ही के दिन साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 अंग्रेज पुलिस वालों को गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली। आजाद ने प्रण लिया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में राज्य भर में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी दिशा में बोकारो के जैना मोड़ निवासी जितेंद्र सिंह ने एक अनूठा प्रयास किया है। उन्होंने 3 एकड़ परती भूमि में अलग अलग वैरायटी के आम के पौधे लगाए हैं। आम का लोगों को इंतजार रहता है। 3 एकड़ परती भूमि में 8 साल पूर्व जितेंद्र सिंह ने अलग अलग वैरायटी के 3 दर्जन से ज्यादा आम के पौधे लगाए थे। पिछले 4 वर्षों से जितेंद्र सिंह आम बेचकर प्रत्येक साल 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसमें अनेकों वैरायटी है, 10-12 वैरायटी लगाए हैं। ये मैं 3 एकड़ में खेती किया हूँ और ये अभी लगभग 8 साल ये आम का पौधा का हो गया है। इससे हमको अच्छा आय हो जाता है। खाने पीने के बाद इसमें 8 लाख 10 लाख का हम सेल कर लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने बताया, झारखंड की मिट्टी में आम की फसल बहुत अच्छी होती है। बहुत कम खर्च और देखरेख में भी 3 से 4 वर्षों में ही आम का फल आने लगता है। उन्होंने किसानों को जमीन खाली छोड़ने के बजाय आम की बागवानी करने का सुझाव दिया। 3 साल 4 साल में फलन स्टार्ट हो जाता है। जो भी इसका टेस्ट किए हैं वो आते हैं कि यहीं से ले जाना है आम। किसान जितेंद्र सिंह के पुत्र आनंद शंकर सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी के जरिए अच्छी आय जुटाकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। जिस ओर बेरोजगारी का रोना रोने वाले युवाओं को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, सिर्फ सुबह 1 घंटा शाम 1 घंटा आए, मेहनत किए और फल आपको मिलने लगेगा। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह ने कहा, विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो उत्साहित होकर के गुजरात का एक नस्ल है केसर आम, इस आम को ये गिफ्ट में दे रहे हैं, पेड़ को उपहार में, कि आप भी इसको ले जाकर लगाइए, छोटे भूखंड में लगा दीजिए, बहुत बेहतर इसका उत्पादन होने वाला है। झारखंड में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता है इस क्षेत्र में अनुकरणीय प्रयोगों की सफलता से किसानों को प्रेरणा लेने की
ताकि वे भी धरती से सोना उगा सकें। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आजकल झारखंड समेत देश भर में बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। योग इसमें सहयोग कर सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मन स्वस्थ हो, और अगर हम मन स्वस्थ चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हमारा तन स्वस्थ हो, क्योंकि हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। यानी हम शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर तीनों पर एक साथ स्वस्थ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक तन तो दुरुस्त करना चाहें, लेकिन चाहे मन जो है वो खराब है तो सोच रहे तन दुरुस्त हो जाएगा, वो संभव नहीं है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे यौगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, और आरंभिक सूत्रों में आया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन आज दो बहुत सरल से अभ्यास सीखते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत बहुत इफेक्टिव है, उसके साथ हमें पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। बैठे बैठे कर सकते हैं आप, सरलता के साथ कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि गतियों का निर्माण मोक्षायतन योग संस्थान में भारत योग परंपरा में हुआ है, वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के माध्यम से हुआ है, तो वही दो गति हम सीख रहे हैं जो भारत योग परंपरा से आती हैं, घूर्णिका गति और आनंद गति। तो घूर्णिका के लिए हम इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाते हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा ले, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सिर्फ चौकड़ी मार करके बैठ जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाशिवरात्रि के अवकाश के बाद फिर शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र। तृतीय अनुपूरक बजट सदन में होगा पेश। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का सरकार देगी जवाब। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC का गठन। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा होंगे उपाध्यक्ष। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन समेत अन्य विधायक शामिल। झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी बोले, राज्य सरकार योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ, विफलताओं को केंद्र पर डालने का लगाया आरोप। और तेलंगाना में आयोजित ऑल इंडिया इंटर NIT योग प्रतियोगिता में NIT जमशेदपुर का शानदार प्रदर्शन। लड़कियां रही अव्वल, लड़कों की टीम को मिला दूसरा स्थान।